तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 66 से आगे का हल। ये सभी के सभी क्वेश्चन 2011 परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर आप भी 12वीं के परीक्षा में 2023 में गणित के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 66 से। प्रश्न देखते हैं। अवयव का क्वेश्चन है 66। कह रहा है कि ए अवयव बराबर इतना है और बी अवयव बराबर इतना है। तो हमें ए बी ज्ञात करना है, मतलब दोनों अवयव का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अवयव का गुणनफल ज्ञात करने के लिए ऐसा तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हम लोगों को कम समय में इसको हल करना है। तो देखेंगे कुछ छोटा हो जाए, समय की बचत हो। तो देखते हैं कि b जो है 1001 है, यानी कि b हमारा 1001 है। इसको ऐसे भी बोलते हैं i। आप जब पढ़े होंगे मैट्रिक्स तो बताया गया होगा कि i मतलब इकाई अवयव बोलते हैं 1001 को। तो आपको यह भी पता होगा कि किसी भी अवयव में कोई भी अवयव मानते हैं a है चाहे कोई भी है, अगर i से गुणा करें, i क्या है तो हमारा इकाई अवयव है 1001 है। मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि किसी भी अवयव में इकाई अवयव से गुणा करें तो वह अवयव ही प्राप्त होता है, चाहे यहाँ पर a अवयव रहे, b रहे या c रहे, कुछ भी रहे, जो अवयव है वही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a है और b है। b मतलब i 1001 है तो i है, तो a और i से गुणा होगा तो a प्राप्त होगा। तो a मतलब क्या 0110। तो देखते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा 0110 इस कंसेप्ट के आधार पर। तो कहाँ पर है 0110? ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है। तो इस सवाल में डी ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जैसा कि हम बताए 2011 के पेपर में पूछा गया है। हमको ऐसा कंसेप्ट यूज करना है जहां से सवाल कम समय में बन सके। इस सवाल को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला सवाल 67। ये भी एक अवयव का ही क्वेश्चन है। अवयव मतलब मैट्रिक्स। एक 3 कोटि का अवयव दिया है, इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ को लिखते हैं ऐसे, और इसको 3 कोटि का वर्ग अवयव भी कहा जाता है। यदि कोई अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, तो उसको वर्ग अवयव कहते हैं। तो कह रहे हैं कि a बराबर इतना है तो a स्क्वायर ज्ञात करना है। ये जो बताए ये भी वन लाइनर है। पूछता है वर्ग अवयव के लिए शर्त क्या है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है पिछले परीक्षा में कि वर्ग अवयव के लिए शर्त क्या है। अगर उसका कोटि m गुणे n है तो उसके लिए शर्त होता है m बराबर n, मतलब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए a स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो इसको 2 बार गुणा करना होगा। यहाँ पर भी हम गुणा सोचेंगे कि कम समय में हो जाए। यहाँ पर लिख लिए ab-1। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a गुणे a करेंगे। तो a स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। ये एक अवयव हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसको गुणा इसी से करना है। तो लिख देते हैं फिर 100 010 ab और -1। अब गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है कि पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया जाता है बारी बारी से, और उसको जोड़ दिया जाता है। तो 1 में गुणा करेंगे तो 1, ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ऑब्जेक्टिव है गुणा हल जल्दी से करना है। अब इस पंक्ति में दूसरे स्तंभ से करेंगे तो देखिए 1 से 0 से गुणा होगा तो 0, 0 से 1 से गुणा होगा तो 0, और 0 से b से गुणा होगा तो 0, मतलब टोटली आ गया 0।
और पहले पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो 1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को इस 0 से करेंगे तो 0, और इस 0 को -1 से करेंगे तो 0, मतलब आया क्या 0। ठीक है। अब दूसरे पंक्ति को तीनों स्तंभ से बारी बारी से गुणा करना है। तो दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं। तो 0 में 1 में गुणा होगा तो 0, 1 में 0 में गुणा होगा तो 0, और 0 में a में गुणा होगा तो 0। ठीक है। अब इसमें आते हैं दूसरे स्तंभ में। तो 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 हो रहा है। इस पंक्ति का इस स्तंभ से कर रहे हैं। तो 0 में 0 हो गया, 1 में 1 हो गया, फिर 0 में b हो गया। तो 0 में अगर b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, इसमें गुणा किए तो 0, इसमें गुणा किए तो 1, इसमें किए तो 0, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से करेंगे। देखिए पहला में 0, 1 और 0 0, 0 और -1 0 हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इस पंक्ति का बारी बारी से करना है। तो a में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a, यहाँ पर लिखते हैं a में 1 से गुणा करेंगे तो a। ठीक है। b में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और -1 में a से गुणा करेंगे तो -1। अगर तीनों को हम जोड़ें तो क्या होगा, तीनों को प्लस a माइनस a कट के 0 हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और इसमें गुणा करना है हमको। a में 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, b में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा b, यहाँ लिख लेते हैं, और b में 1 से गुणा कर लिए। अब -1 में और b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -b, और प्लस माइनस खत्म, यानी कि यहाँ पर भी आ गया हमारा क्या 0। अब इसमें गुणा करना है लास्ट। a से 0 में गुणा होगा तो 0, b से 0 में गुणा होगा तो 0, और -1 से गुणा होगा तो +1। दोनों 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। देखिए तो क्या है, इसके विकर्ण वाला मेन 1 1 1 है, बाकी सब 0 है। तो ऐसे अवयव को हम अभी बताए कि इकाई अवयव कहते हैं जिसका विकर्ण 1 हो। इसका भी विकर्ण 1 है, बाकी सब 0 है, तो इसको इकाई अवयव कहेंगे। अवयव, इकाई अवयव को एकांक अवयव भी कहा जाता है। वैसा अवयव, ध्यान से समझिए, वैसा अवयव जिसका विकर्ण 1 1 1 हो, मतलब 1 हो, विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष 0 हो, सभी 0 हो, उसे इकाई अवयव या एकांक अवयव कहा जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर एकांक अवयव, ऑप्शन ए सही है। आपको गुणा आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर हमको वर्क करना पड़ा। आगे से आप समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो है 68, उसको देखिए। ये एक प्रायिकता का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखकर भी हल कर सकते हैं। कह रहा है px बराबर x/15 है। x की प्रायिकता x/15 है। कब? जब x बराबर दिया है यहाँ पर वैल्यू, x बराबर 1 2 3 4 5 है, तो px बराबर x/15 है। तो कह रहा है कि px बराबर 1 क्या होगा। तो देखिए x बराबर 1, इसमें एक कै गो है, ऐसे गो है। तो जब px बराबर दिया है हमारा x/15 और x का मान हमको कितना रखना है 1, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/15। ठीक है। x बराबर हमको क्या रखना है 1, x बराबर क्या रखना है 1, तो ऊपर में रख दिए 1, तो 1/15। इस सवाल का राइट आंसर क्या आ गया 1/15। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, 2011 परीक्षा में पूछा जाना है वाला क्वेश्चन है। आपके भी परीक्षा में आने की भरपूर संभावना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए 69। ऐसे तो इस सवाल को हम पहले भी बता दिए, कोटि और घात, फिर भी आप समझ लीजिए। प्रश्न लिखते हैं d² dx² प्लस x³ इंटू dy dx का होल स्क्वायर बराबर x का घात 4। हमें ज्ञात करना है कि कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, कोटि। तो कोटि हम बताए थे कि कोटि ज्ञात करने के लिए देखते हैं कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है। डिफरेंशिएशन कितनी बार,
कोटि ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हुई है। अब ये डिफ्रेंशिएशन कितना बार हुई है यहाँ से हमको देखेंगे कि अगर डी वाई डी एक्स दिखे तो हम समझेंगे कि एक बार हुआ है। अगर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर दिखे तो समझेंगे 2 बार हुआ है डिफ्रेंशिएशन या अवकलन। अगर पावर 3 हो जाए तो इसको समझेंगे 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, इसको अन्य रूप में इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश एक्स, इसको एफ डबल डैश एक्स, इसको एफ ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे भी लिखा जाता है। या फिर एक और रूप है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर, इसको y1 लिखते हैं, इसको y डबल डैश लिखते हैं, इसको y ट्रिपल डैश ऐसे भी लिखते हैं, इसको y1 y2 y3 भी लिखते हैं। तो अब सारा हम सिस्टम आपको बता दिए कि अगर यहाँ पर पावर 1 हो, किसी एक को समझिए ना, x का पावर 1 हो तो 1 बार, x का पावर 2 हो तो 2 बार, x का पावर 3 हो तो 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ देखते हैं सबसे अधिक देखा जाता है, यहाँ पर इसके अंदर में कितना बार डिफ्रेंशिएशन होता है तो 1 बार हुआ है। यहाँ पर कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 पावर है तो 2 बार हुआ है। हमको कोटि ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि सबसे अधिक बार कितना बार हुआ है, तो सबसे अधिक बार यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो यही हमारा कोटि हो गया 2, कोटि बराबर 2। ठीक है, एक पूछता है घात, अगर इसका घात पूछे इसी इक्वेशन का घात पूछे तो देखते हैं जहां पर कोटि है उसका पावर कितना है, होल पावर, तो इसका कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो इसलिए घात इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हमें दूसरा एग्जांपल लेकर चले, इसको आप उतार लीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कोटि और घात के लिए। अगर हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल हो डी क्यू वाई डी एक्स क्यू का पावर 4 प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 प्लस डी वाई डी एक्स का पावर 1 छोड़ दीजिए बराबर 4, ऐसा दिया हो और हमें कोटि तथा घात ज्ञात करना हो। कोटि और घात कंफ्यूज वाला प्रश्न आज के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोटि और घात हम बताए कि पहले कोटि देखिए उसके बाद घात देखा जाता है। तो कोटि देखने के लिए हम बताए कि कितना बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अधिक से अधिक कितना बार, तो यहाँ पर 1 बार हुआ है, यहाँ पर अंदर में 2 बार हुआ है, यहाँ पर अंदर में 3 बार हुआ है, तो कोटि मेरा अधिक से अधिक 3 बार हो गया तो 3 हो गया। अब देखना है क्या घात कितना है, तो देखेंगे कि जो कोटि है उसका पावर कितना है, तो पावर है 4, तो यही हमारा क्या हो गया घात। आई थिंक कोटि और घात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो 69 प्रश्न है, इसका हमको क्या ज्ञात करना था, कोटि, तो कोटि यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। कितना बार, 2 बार हुआ डिफ्रेंशिएशन, तो ये सवाल का राइट आंसर बी 2 सही है। ठीक है, आप इसको नोट बना लीजिएगा और बढ़ते हैं अगला सवाल 70 नंबर। समाकलन का क्वेश्चन है, cos 2x बटे में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। हमको इसका समाकलन ज्ञात करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसको जल्दी से जल्दी हमको बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ऐसा कि देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर मत तोड़िएगा, अगर तोड़ दीजिएगा तो आपको आंसर नहीं आ पाएगा। इस रूप में आपका सोचेंगे कि हमारा आंसर गलत भी आ गया या ज़्यादा से ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो इसको हमको स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा कि अगर इसके जैसा हमें ऊपर मिल जाए तो वहाँ से हमको आसान हो जाएगा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं cos 2x के बारे में कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हम नीचे के जैसा ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे वाले को नो चेंज जो है वो लिख लिए, इंटू dx समाकलन का चिन्ह। अभी तक हम क्या किए, cos 2x का फॉर्मूला इतना होता है रख दिए। अब आपको ये भी पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये टूट जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब दोनों को जोड़ और दोनों का घटाओ, तो हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x। दोनों को गुणा कर दिए, नीचे वाला नो चेंज जैसा है वैसा लिख लिए, इंटू dx है तो इंटू dx। अब अगला स्टेप देखिए,
यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, दोनों आपस में बराबर है। अंदर वाला साइन प्लस कॉस, यहाँ पर भी साइन प्लस कॉस, तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा ये पावर 1 से कट गया, नीचे 1 बच गया। और हम देखते हैं क्या, ऊपर में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जरा ये ऐसा देखिए, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर में जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे में एक पावर कट गया तो एक बचा, तो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, समाकलन का चिन्ह। इतना तक बना लिए। अब देखिए हम देखते हैं कि साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, ऊपर में है, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, ऊपर में है। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट हो कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में हो, जैसे एफ डैश एक्स बटे में एफ एक्स, अगर ऐसा हो एक्स के रिस्पेक्ट में हमको समाकलन निकाला हो, ध्यान से देखिए, हम बोले कि कोई फलन हो और उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में हो, तो इसका आंसर होता है लॉग एफ एक्स। इस कंसेप्ट को आप अपने नोट्स पर उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है, तो जब है तो ये लॉग हो जाएगा, आपका यही आंसर आ गया, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। लॉग के साथ नीचे वाला हो जाता है कब, जब नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है तब। यहाँ पर भी नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में था, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। तो देखिए ये जो आंसर है किस ऑप्शन में दिया है, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो लॉग साइन एक्स ये नहीं है, ये है, तो इस सवाल का राइट आंसर बी करेक्ट है, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगला जो क्वेश्चन है 71 देखिए, तब तक इसको हम सफाई अभियान में आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है वेक्टर का है, सदिश का है। कह रहा है कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये सदिश गुणन दिया है 71 क्वेश्चन, ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, दो सदिश का सदिश गुणनफल उनके अदिश गुणनफल के मापांक आपस में बराबर है। तो कह रहा है तो ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो कोण ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसको लिखते हैं। कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर है, ये मापांक है। तो चलिए इस पर हम आते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। जब मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। डॉट बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। ऐसे मापांक नहीं रहता तो यहाँ पर मोड मोड लगा रहता, लेकिन मापांक है तो सारा मोड हट गया, ए बी साइन थीटा इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका तोड़ने का फॉर्मूला ये होता है। ऐसा छोटा छोटा चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है बीच का कोण ज्ञात करें। हम मान लिए कि ए तथा बी के बीच में थीटा कोण है, तो जब थीटा कोण होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया। साइन और कॉस आपस में कब बराबर होता है, जब 45 का कोण होता है। ऐसा आंसर बन गया, 45 आ जाएगा, मतलब पाई बटा 4, मतलब पाई बाई 4। इसको एक और तरीका से बनाते हैं कि साइन को इधर लाते हैं तो हो जाएगा, कॉस को इधर लाते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर 1। ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1, यहाँ से हो जाएगा टेन 45। तो थीटा का मान आ गया 45 डिग्री, इसको रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा पाई बटा में 4। ये सब तो आप नॉर्मल चीज़ है, जानते होंगे। ऐसे भी समझिए कि साइन और कॉस बराबर है, तो बराबर कब होगा, तो 45 पर दोनों आपस में बराबर होता है। न्यून कोण की बात कर रहे हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर पाई बाई 4, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को आप समझ गए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखते हैं 72 नंबर सवाल। यहाँ पर सदिश दिया है, एक ये और एक ये, आई जे के फॉर्मेट में सदिश है। मेरा दो सदिश दिया है और कह रहा है कि इनके बीच का कोण ज्ञात करें, मतलब कोण कितना है, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है। तो कोण निकालने के लिए हम cos थीटा का यूज करेंगे, और cos थीटा निकालने के लिए हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद, चलिए डॉट निकालते हैं,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको मान लिए हम वेक्टर ए और इसको मान लिए वेक्टर बी। अगर वहाँ पर भी सही था, ये भी विधि सही है। यहाँ पर दोनों सदिश का वेक्टर का डॉट निकाल रहे हैं, तो आई जे के का जो गुणांक है, आई जे के का गुणांक, उस पर हमें काम करना होता है। क्या कि दोनों आई वाला आई के साथ गुणा होगा, जे वाला जे के साथ गुणा होगा और के वाला के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पर आई का गुणांक है 2 और यहाँ पर आई का गुणांक है 1, दोनों में गुणा होगा तो हो जाएगा 2। यहाँ पर जे का है -3, यहाँ पर जे का है 4, तो -3 और 4 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -12। आई हो गया, जे हो गया। अब के पर आते हैं। यहाँ पर के का गुणांक है 2, यहाँ पर के का गुणांक है 5, तो 2 5 10। इसको हल करेंगे तो 10 2 12, 12 में से 12 घट गया तो 0। यानी कि दोनों सदिश का हम जब डॉट निकाले तो आ गया 0। अब आपको पता है कि जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए और बी वेक्टर आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों वेक्टर आपस में लंब होते हैं। तो जब लंब होते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, लंब मतलब 90 डिग्री। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका जाता है डी के साथ, 90 डिग्री इज करेक्ट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 73 पूछा है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाता है। ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो इसके इक्का होने की क्या प्रायिकता है। इक्का, तो ताश के गड्डी में इक्का जो है वो 4 होता है और टोटल ताश के गड्डी का पत्ता 52 होता है। हमें इक्का होने की प्रायिकता निकालना है। तो इक्का होने की प्रायिकता बराबर ताश का टोटल पत्ता कितना होता है 52, उसको लिखेंगे नीचे। हो गया टोटल संभावना, टोटल चांस कि 52 है। लेकिन इक्का कितना होता है, तो इक्का होता है 4। इसको हल करेंगे तो 4 से 52 कट गया 13 बार में, ऊपर में 1 नीचे में 13, तो इसका राइट आंसर हो गया 1/13। ठीक है, ऊपर में 4 क्योंकि 4 इक्का है, नीचे में 52 क्योंकि टोटल 52 पत्ता है। टोटल वाला नीचे, जो उसको पूछा है वो ऊपर, तो 1/13 इसका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 74, एक्स अक्ष की दिक् कोज्या क्या है। तो देखिए जब दिक् कोज्या की बात हो रही है तो यहाँ पर एक्स अक्ष की पूछा है। तो चलिए हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्षों की दिक् कोज्या निकालते हैं। तीनों अक्षों की दिक् कोज्या के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिख दिए अक्ष, यहाँ पर लिख दिए दिक् कोज्या। 3 गो है तो तीनों को कोज्या लिखेंगे। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिक् कोज्या क्या होती है, वाई अक्ष की क्या होती है और जेड अक्ष की क्या होती है। तो दिक् कोज्या निकालने के लिए हमारा अप्रोच ये रहेगा कि जिसका निकालना है वहाँ पर 1 होगा और जिसका नहीं निकालना है वो 0 होगा। जिसका मतलब क्या कि मेरे पास 3 पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट में 3 चीज होता है, एक्स का, वाई का और जेड का। अगर एक्स का पूछेगा तो x1 बाकी दोनों 0, वाई का पूछेगा तो y1 बाकी दोनों 0, जेड का पूछेगा तो सेम। हम क्या बोले कि एक्स वाई जेड होता है। एक्स में एक्स का 1 होगा बाकी दोनों 0, वाई में वाई का 1 होगा बाकी दोनों 0, जेड में जेड का 1 होगा बाकी दोनों 0। यही मेरा क्या हो गया, दिक् कोज्या। दिक् कोज्या निकालने के लिए एक्स अक्ष, वाई और अक्ष और जेड अक्ष पर अगर एक्स का पूछेगा तो एक्स का 1 बाकी दोनों 0, वाई का पूछेगा तो वाई का 1 बीच वाला 1 क्योंकि बीच वाला वाई होता है बाकी दोनों 0, जेड का पूछेगा तो लास्ट में जेड होता है बाकी दोनों 0, जेड का पूछा है तो जेड 1। ठीक है, तो इस दिक् कोज्या को अपने नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आने की भरपूर संभावना है। अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। ये मेरा 74 का आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इतना होगा 100, क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष की पूछा है तो 100। ऐसे ही आप वाई अक्ष और जेड अक्ष के अपना मन में याद करिए। अगला देखते हैं 75 नंबर सवाल।
करे 0 से 1 e के पावर x dx का इंटीग्रेशन आप बताइए। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर e के पावर x dx 0 से 1, ठीक है। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो e के पावर x ही होता है। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। अब रखेंगे हम लिमिट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, ये 1 है। अगला स्टेप क्या है कि आपको x का मान 1 रखना है और x का मान 0 रखना है। तो x का मान 1 रखेंगे तो e के पावर 1 हो जाएगा, और x का मान 0 रखेंगे तो e के पावर 0 होगा, दोनों को घटाएंगे तो e के पावर 1 e के पावर 1 या e के पावर 1 बराबर e हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 1 होता है तो वही होता है, और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर आ चुका है e-1, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया, e-1। यहाँ पर ध्यान देना है। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका सी ऑप्शन सही है, e-1। तो आज के इस वीडियो में हम कितना नंबर सवाल तक देखे, 75 तक। इसके बाद वाला प्रश्न अगले लेक्चर में मिलेगा। अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिख रहा है, उस पर मैसेज करिए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पर मैसेज करिए। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक जय हिंद।